हेलो फ्रेंड्स, आज आपको क्लास 9th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो बिना समय वेस्ट किए आओ आपको पढ़ाते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। सबसे जो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सबसे जो पहला लॉ है वो आपका कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ डेफिनेशन दे रखा है। ठीक है, डेफिनेशन का क्या मतलब है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इसका एक और डेफिनेशन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, तो मैं स्लाइड में समझा रहा हूँ। इसका और भी डेफिनेशन है। जो मास ऑफ रिएक्टेंट है आपका, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है आपका, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। तो आओ एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट का मास है H2+O2, यहाँ जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? बराबर होगा। आओ इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था? 2H2+O2, ये आपका क्या बना? वाटर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? वाटर बन गया। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखो, जो हाइड्रोजन का मास है ये आपका होता है रिएक्टेंट, ये आपका होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अभी रिएक्टेंट का मास चेक करते हैं। सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले किसका मास चेक करते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सबसे पहले किसका मास चेक करना है हमें? रिएक्टेंट का मास चेक करना है। ठीक है, चलो करते हैं रिएक्टेंट का मास चेक। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है आपका? 2। ठीक है, हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? 1। दो हाइड्रोजन है। ठीक है, दो कितने हैं? हाइड्रोजन। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। ठीक है, अगर दोनों को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 36। मतलब अगर मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं, ये कितना हो गया आपका? 36। आगे मैं देखता हूं मास ऑफ प्रोडक्ट। आगे मैं देखता हूं मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास कितना होगा? ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या था? 2H2O। ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या था? 2H2O। तो देखते हैं इसका मास कितना है 2H2O का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। 2 2 प्लस कितना हो गया? 16। यहाँ पे 2 इंटू ये कितना हो गया? 8। 16 + 2 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो ये कितना हो गया आपका? 36। यहाँ जो मास ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है। ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड जो नियम है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा जो नियम है हमारा, दूसरा जो हमारा लॉ है वो आपका क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमें क्या बताता है कि ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कहने का ये हुआ, अगर कोई भी कंपाउंड रहेगा, ठीक है, H2 एक कंपाउंड है। H2 क्या है? एक कंपाउंड है। इसमें जो एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट आपन में कंबाइन कर रखे हैं, इनका जो रेशो रहेगा, बाई मास रेशो रहेगा, वो क्या होगा? फिक्स होगा। आओ आपको एग्जांपल से समझाते हैं कैसे। H2O। ठीक है, अगर बाई मास रेशो देखना है इसका, 2 × 1, यहाँ पे रेशो का साइन, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। 2:16। ठीक है, तो कटिंग ये आपका क्या है? वाटर है।
वाटर, दो हाइड्रोजन के एटम्स है, मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन का मास कितना है 1/16, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 2/16। अगर कटिंग करेंगे तो 1/8 आ गया, ठीक है। तो 1/8 क्या है, हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 1/8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाय मास। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, 1/8 रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है। नेक्स्ट, ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। दूसरा है आपका डाल्टन टॉमिक थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाल्टन टॉमिक थ्योरी क्या है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, हमें वो रीड करने पड़ेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे जो इस थ्योरी का पहला पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कोल्ड एटम। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जो पार्टिकल डिवाइड नहीं होते। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब जो डिवाइड नहीं होते, मैटर छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। दूसरा क्या है, अगर गिवन एलिमेंट, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट हो, उसके जो एटम्स हैं वो क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, उनका डिफरेंट एलिमेंट का मास भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। तो एटम जब भी कंबाइन करते हैं, ठीक है, एटम कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म ए कंपाउंड। एटम जब भी कंबाइन करते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लो ये वाटर है, H2+O2, ठीक है। एटम जब भी कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन करने पे वो क्या क्रिएट करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो वाला कंपाउंड क्रिएट करते हैं। जैसे वाटर है, इसमें हाइड्रोजन की रेशो 2 है, ऑक्सीजन की रेशो कितनी है, 1 है। इसी तरह जब कार्बन और ऑक्सीजन एटम आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का रेशो कितना 1, ऑक्सीजन का रेशो कितना है 2, ठीक है, 1/2 में कंबाइन है, ठीक है, 1/2 में कंबाइन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 1/2 में कंबाइन है, ठीक है। अगर एटॉमिक रेशो देखें, ये एटॉमिक रेशो है, ठीक है। तो अगला पॉइंट, एटम कैन आइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। ये मैंने आपको शुरू में समझा दिया, ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। ये हमने, ना ही एटम को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी डाल्टन टॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट, एटम क्या होता है, व्हाट इज द एटम, ठीक है। एटम मैंने बताया कि एटम छोटे से छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का छोटा सा जो पार्टिकल है, जो एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन एटम हो गया, Fe एटम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एटम है, ठीक है, बहुत सारे एटम। तो हर एक एलिमेंट एटम्स का बना होता है, ठीक है। ये था एटम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, क्या होते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास का मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं, एटॉमिक मास का अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। अगर हम एक एटम के मास की बात कर रहे हैं, एलिमेंट के एक एटम की मास की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। उसको एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करना है, एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अगर हम 1/12वां हिस्सा कार्बन के 1/12वां हिस्से से कार्बन के 1/12वें हिस्से से किसी भी एटम के मास को कंपैरिजन करें, किसी भी एटम के मास को कंपैरिजन करें, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। तो एटॉमिक मास क्या है, अगर मैं सिंपल बोलूं, एटॉमिक मास अगर मैं सिंपल लिखूंगा इसको, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, पार्ट ऑफ द वन कार्बन एटम, ठीक है।
वन का एक कार्बन एटम के 1/12वां हिस्सा है, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगर इसको यू से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। यू का मतलब यूनिफाइड मास, मतलब इसका नेट कहने का मतलब है मास ऑफ वन एटम। एक एटम मास की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर एटम्स के मास को क्या कर दें, अगर एटम्स के मास को जब भी आपको एटॉमिक मास लिखना है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16U लिखना है साथ में। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14U। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1U। तो ये U क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह मॉलिक्यूलर मास होगा इसका। इसी तरह क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर सम ऑफ मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। जैसे मान लो वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1। ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है, 16U। तो यहाँ पे अगर जमा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18U। 18U का मतलब क्या है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल क्या होता है और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट से बनने वाले मॉलिक्यूल, और दूसरा है कंपाउंड से बनने वाले मॉलिक्यूल। एलिमेंट से जो बनने वाले मॉलिक्यूल हैं उसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन हो गया, O3 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, ये आपके मॉलिक्यूल किसके हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, ध्यान रखें, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे वाटर है, इसमें हाइड्रोजन के भी एटम है प्लस ऑक्सीजन के भी एटम है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन के भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है, ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो है डेफिनेशन, आयंस क्या होते हैं, व्हाट आर दी आयंस। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, देखो आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज द आयंस। आयन क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, जिन पे क्या होता है, चार्ज होता है, कैरी चार्ज। ठीक है, चार्ज क्यों आता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। ठीक है, तो 2 तरह के आयंस होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव आयंस। ठीक है, एक कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयंस। 2 तरह के आयंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयन, दूसरे आपके कौन से होते हैं, नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो 2 तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस, दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, तो कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Na+ बनेगा। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनेगा, Ca2+ आयन। इसी तरह नेगेटिव आयंस है। ठीक है,
नेगेटिव आयन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सा आयन बनता है, नेगेटिव आयन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, O2 माइनस। इसी तरह Cl है, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ दिखा रखा है अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का टाइन आएगा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा एटम पे, उसको एनाइन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर एटम पे पॉजिटिव साइन आए उसको कैटाइन बोलते हैं, अगर एटम पे नेगेटिव साइन आए उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एनाइन। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें करनी है फॉर्मूला बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बनाने हैं, फार्मूलाज बनाने हैं। फार्मूलाज बनाने के लिए आपको वैलेंसी एटम की पता होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा गलत लिख रहा है, सोडियम की वैलेंसी +1 है, सोडियम के लिए MC +1 है, मैग्नीशियम की कितनी है, +2 है, एल्यूमिनियम की +3 है, कॉपर की +2 है। ठीक है, आयरन की +2 होती है, +3 भी होती है। जब +2 होगी तो उसको हम बोलेंगे फेरस। ठीक है, जब +2 होगी तो हम बोलेंगे फेरस, क्या बोलेंगे, फेरस। अगर +3 होगी तो हम बोलेंगे फेरस, क्या बोलेंगे, फेरस। ये जिंक है, जिंक की वैलेंसी कितनी है, +2 है। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है, -2 है ऑक्सीजन की। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। क्लोरीन कितनी है, -1। नाइट्रोजन की -3। कार्बन की -4। हाइड्रोजन की -1 भी होती है और हाइड्रोजन की +1 भी होती है। ठीक है, दोनों वैलेंसीज होती हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब कभी भी कोई फॉर्मूला बनाना हो आपको, कभी भी फॉर्मूला बनाना हो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंबल लिखना पड़ेगा उसका, फिर उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका सिंपलीफाई करके क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। आओ आपको बताते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल पता होना चाहिए सबसे पहले, कैल्शियम। ऑक्साइड का सिंबल क्या है, O। तो इसकी वैलेंसी मैंने आपको पीछे बता दी है 2 है, इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 2 है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला मान लो आपने बनाना है। ठीक है, अगला फॉर्मूला आपने बनाना है। ठीक है, मान लो कैल्शियम, अगला जो फॉर्मूला है आपका, मान लो आपने बनना है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम का सिंबल होगा Ca, ऑक्साइड का सिंबल होगा O। तो इसको 2, इसका भी 2, सॉरी ये तो हम बना चुके हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम का सिंपल Ca होगा, क्लोराइड का सिंपल Cl। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या होगा, Ca1 CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट बताते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl। 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आपका क्या बनेगा, HCl। ठीक है, तो इसी तरह अगला फॉर्मूला नेक्स्ट अगर हमें बनाना है। ठीक है, कुछ आपको मैं यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर अच्छी तरह आपको समझना है मेरा वैलेंसी वाला वीडियो तो मेरे वैलेंसी वाले वीडियो में जाओ, मैंने वहाँ पे बड़ी डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो जैसे OH है, हाइड्रोक्साइड है, OH आपका क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी लिखनी है आपने, OH -1। जैसे मान लो SO4 है, SO4 2-, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। SO3 2-, इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फाइड। ठीक है, कुछ और भी हैं, जैसे मान लो NO3 है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट।
ठीक है। अगर NO2 माइनस होगा तो उसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट, सल्फेट, नाइट्राइट, ठीक है। और आपका जैसे हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, कुछ प्लस वाले भी यूज होते हैं, जैसे NH4 प्लस, NH4 प्लस, ठीक है। NH4 प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियम, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम। ये आपके सिंपल यही आते हैं, ज़्यादातर इन्हीं को पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं को ही पूछा जाता है। एक और भी है कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, ये आपका क्या है, कार्बोनेट, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आपको याद रखना है। इसकी वैलेंसी अमोनियम की वैलेंसी +1 है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, -2 है, ठीक है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, -2। तो ये हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, -1, सल्फेट की वैलेंसी -2, सल्फाइड की -2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, नाइट्राइट की -1। अब इस पे कुछ फॉर्मूले ट्राई करते हैं। जैसे मान लो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, आपको सिंबल आना चाहिए इसका NH4 हाइड्रोक्साइड का OH, फिर वैलेंसी पता होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी क्या है 1, प्लस और माइनस नहीं लिखना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका बन गया NH4OH। नेक्स्ट हमें बनाना है कैल्शियम, नेक्स्ट हमें बनाना है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होगा, कार्बोनेट का CO3 होगा, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgOC3। अगला एक और देख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, सल्फेट SO4, ठीक है, SO4, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे Al कितना है, 2 है, ब्रैकेट को लिखना है सल्फेट को, तो ये कितने हैं, 3। तो ये था आपका वैलेंसी का टॉपिक, एक और फॉर्मूले को कैसे हमें बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कैसे वैलेंसी, तो यही था हमारा आज का लेक्चर।